नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक हुए हैं उनके बारे में। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन आज का जो हमारा टॉपिक है इस क्लास में, वो अशोक के बाद जो शासक हुए उनके बारे में तथा मौर्य साम्राज्य का जो पतन है उसके बारे में हम अध्यापन करेंगे। तो शुरू है। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व के आसपास हो गई थी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य जो साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न होने लग गया। अशोक की मृत्यु के बाद जो शासक हुए उन शासकों के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। इतिहासकारों में मतभेद है कि अशोक के बाद कौन शासक रहा है, किस किसने शासन किया है। तो जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो भी हमें इतने स्पष्ट प्राप्त नहीं होते कि जिसके बारे में अशोक के बाद जो शासक हुए उनका विवरण हमें प्राप्त हो सकता है। अशोक की मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के बाद मौर्य साम्राज्य जीर्ण शीर्ण हो गया, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में अशोक की मृत्यु के बाद जो शासक हुए उनके नाम अलग अलग बताए गए हैं। पुराणों में लगभग 9-10 नामों की बात बताई गई है। 9-10 शासकों के बारे में बताया गया, उनके नाम बताए गए हैं। जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में उनमें कुछ अलग नाम बताए गए, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद जो शासक हुए उनकी स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर मौर्य शासकों की सूची हमें उपलब्ध कराई है, जिसके बारे में हम अध्यापन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शासक अशोक के बाद हुए जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में यदा कदा पूछा जाता है, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अशोक के जो उत्तराधिकारी उनके बारे में। अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल शासक बना। कौन शासक बना? कुणाल शासक बना। दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार कुणाल शासक बना। उसको धर्म विवर्धन भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि कुणाल को जो अशोक की पत्नी थी तिष्य रक्षिता, कौन थी? मैंने बताया था आपको, एक पत्नी का नाम आता है तिष्य रक्षिता ने कुणाल को अंधा करवा दिया था। किसको अंधा करवा दिया था? इसको अंधा करवा दिया था। इसके बाद में जो शासक हुए उनके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि इसके बाद में उसका पुत्र दशरथ शासक बना। कुछ कहते हैं कि संप्रति शासक बना। ऐसे इतिहासकारों में मतभेद है ना। ठीक है। कुणाल की मृत्यु के बाद इसका पुत्र दशरथ शासक बना। कौन शासक बना? दशरथ शासक बना। दशरथ के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। दशरथ ने बिहार के पास नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए कुछ गुफाएं बनवाई थी। उन गुफाओं की दीवारों पर कुछ लेख मिले और उसमें देवानाम प्रिय की उपाधि हमें मिलती है, जिससे स्पष्ट होता है कि अशोक का जो इसे पुत्र भी कहा गया, कहीं कहीं पर इसको पौत्र भी कहा गया, शासक रहा। लगभग 8 वर्षों तक इसने शासन किया, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद में इसका जो पुत्र हुआ दशरथ का वो है संप्रति, वो शासक बना। उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, ये इसके बारे में आता है। जैन धर्म ये कहता है कि कुणाल का पुत्र संप्रति था, ये बात भी आती है।
है ना। दिव्यावदान ग्रंथ में भी एक कहानी आती है कि संप्रति ने अशोक को खूब प्रताड़ित किया था उस समय में। उसमें कहा गया कि अशोक अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को बौद्ध संघ को खूब दान दक्षिणा दे रहा था, जिसके उसके अमात्य अशोक के अमात्य उससे नाराज हो गए और राजकुमार संप्रति को उन्होंने भड़काया, उकसाया और उसने कहा कि ऐसे तो तुम्हारा सारा ही धन लुटा दिया जाएगा। तो अंत में संप्रति ने अशोक के जो दान दक्षिणा देना उसको बंद करवा दिया। अशोक की जो खुद की आय थी उसको भी बंद करवा दिया। कहा जाता है कि अशोक के अंतिम समय में सिर्फ उसको आधा आंवला ही दिया जाता है। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से अशोक का इतिहास गौरवमय रहा है, लेकिन उसका जो अंतिम समय बड़ा ही दुख में व्यतीत हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो संप्रति ने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था, जैन धर्म को उसने मान लिया था। यहीं पर एक इतिहासकार आता है, डॉक्टर स्मिथ। कौन आता है? डॉक्टर स्मिथ आता है। स्मिथ कहता है कि कुणाल की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया था। मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया था, पूर्वी तथा पश्चिमी। पूर्वी के बारे में कहा जाता है कि ये दशरथ यहाँ का शासक बना और पश्चिमी में संप्रति शासक बना, ऐसा वह भी कहता है। कहने का अभिप्राय है कि कुणाल की मृत्यु के बाद इन दो शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहीं कहीं कुणाल का पुत्र संप्रति भी बताया गया है, दशरथ भी बताया गया है, और पुराणों में दशरथ का पुत्र संप्रति बताया गया है। ठीक है। इसके बाद में संप्रति के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम आता है शालीशुक शासक बनता है। शालीशुक को गार्गी संहिता में इसे झगड़ालू शासक की संख्या दी गई है ना। झगड़ालू शासक की संख्या दी गई है। धर्म का अधर्मी शासक की इसको संख्या दी गई है ना। ये बात आती है। ठीक है, इतना इतिहास में इन शासकों के बारे में बताया गया। अब जो इतिहासकार है उस समय के और बाद के, वो इतिहासकार भी कुछ अलग बात कहते हैं। जैसे कल्हण, मैंने बताया था आपको, जिसने रजत रांगणी पुस्तक लिखी थी, वो कहता है कि उस समय जालोग कश्मीर का शासक था जो शैव धर्म को मानता था। कल्हण ये कहता है। इतिहासकार तारानाथ वो कहता है कि अशोक की मृत्यु के बाद 3 शासक हुए। 3 शासकों का नाम बताता है, कुणाल, वीरसेन और विगताशोक, वो नाम बताता है ना। वीरसेन गांधार का शासक ऐसा कहा जाता है, ये बात भी आती है। तो इन शासकों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो अंतिम मौर्य शासक था उसके बारे में कहा जाता वृहदत्त। वृहदत्त अंतिम शासक मौर्य शासक था, जिसके बारे में बाणभट्ट के हर्षचरित से भी पता चलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि 184 ईसा पूर्व में उसी का जो सेनापति था, जिसका नाम आता पुष्य मित्र सोंग, ने इसकी हत्या कर दी थी। वृहदत्त को प्रज्ञा दुर्बल यानी बुद्धिहीन शासक की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि वृहदत्त को उसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार देता और बाद में मौर्य साम्राज्य पर शुंग वंश का अधिकार हो जाता है। कहा जाता है कि वृहदत्त को सेना का निरीक्षण कराने के लिए पुष्यमित्र उसको लेके जाता है और वहीं धोखे से छुरा डाल के उसकी मृत्यु कर देता है।
ये निर्बल होता है, बुद्धिहीन होता है, तो उस समय स्थिति खराब होती है और पुष्यमित्र को वहां की प्रजा, वहां के लोग उसको शासक स्वीकार कर लेते। तो अशोक की मृत्यु के बाद इन शासकों के बारे में सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होती है ना। अंतिम मौर्य जो शासक है वृहदत्त, ये पुष्टि प्रामाणिक है। पुष्यमित्र ने भी इसके बारे में बताया, पुष्यमित्र के शासनकाल में जो इतिहासकार है उन्होंने भी बताया, और राजा हर्षवर्धन के समय जो बाणभट्ट था उसने हर्षचरित्र लिखी, उसमें भी इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ है उस पतन के क्या कारण थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में इतिहासकार अलग अलग अपने मत देते हैं। जैसे एक इतिहासकार है रोमिला थापर, वो कहता है कि जो मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक जो शक्ति है, नौकरशाही, वो सही नहीं थी। वो नौकरशाही को मानता है, नौकरशाही है ना, अति नौकरशाही, वो गलत थी। दूसरे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक का जो अहिंसात्मक मार्ग था, अहिंसा का मार्ग था, उसके कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, अहिंसा का मार्ग। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध संघों को खूब ज्यादा दान दक्षिणा देने के कारण, आर्थिक संकट के कारण, तो वो बताया जाता है आर्थिक कारण। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म की प्रक्रिया स्वरूप, क्योंकि अशोक और जो मौर्य साम्राज्य के शासक उन्होंने ब्राह्मण धर्म को कम महत्व दिया था, तो ब्राह्मणों में असंतोष के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया ऐसा कहा जाता है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन है वो दुर्बल, अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण हुआ, और सर्वाधिक जो मान्य कारण है वो ये माना जाता है कि अशोक की मृत्यु के बाद जो शासक हुए वो निर्बल थे, वो दुर्बल थे, है ना, इतने शक्तिशाली नहीं थे जो इतने विशाल मौर्य साम्राज्य को वो संभाल पाए। और लगभग अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के दरमियान ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो आज के इस टॉपिक में हमने अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया है। धन्यवाद।